अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज आपने चैप्टर 14 में जो टॉपिक पढ़ना है वो है स्पोर फॉर्मेशन। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वाज द मोड्स ऑफ और द मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस मेथड से हो सकती है। ठीक है, अभी तक हम 3 मेथड्स देख चुके हैं। आज हमारा नेक्स्ट मेथड है स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर आपके लिए एक न्यू वर्ड होगा। स्पोर कुछ स्पेशलाइज्ड किस्म के सेल्स होते हैं, कुछ ऐसे स्पेशल सेल्स जैसे हमने एग सेल, स्पर्म सेल, गेमीट्स और इस तरह से सुना हुआ है। ठीक है, जैसे हमने बर्ड्स सुना था। ठीक है, बडिंग। ठीक, तो वो बर्ड एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर था। ठीक है, इसी तरह जो स्पोर फॉर्मेशन है ये भी, इसमें भी क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म स्पोर फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअली, इसमें भी कोई 2 पेरेंट्स नहीं रिक्वायर्ड होते। ठीक है, सिंगल पेरेंट ही नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब क्या होगा, स्पोर इज एक्चुअली अ स्पेशलाइज्ड सेल विच हैज़ प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑन इट। ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं ताकि उसको एनवायरनमेंट डैमेज ना कर सके। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो वो स्पोर्स एज इट इज़ रहेंगे, मिट्टी में, हवा में, पानी में। ठीक है, वो स्पोर्स एज इट इज़ रह सकते हैं हाई टेम्परेचर में, जब उस ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रो करने के लिए वो फेवरेबल कंडीशन नहीं है। ठीक है, या फिर हार्मफुल केमिकल्स हैं एनवायरनमेंट में, तो वो इन सब चीज़ों को बर्दाश्त कर सकता है एक स्पोर। ठीक है, लेकिन जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल हुई तो स्पोर उस अपनी प्रोटेक्टिव लेयर से बाहर आएगा। ठीक है, सेल बाहर आएगा और उसके बाद वो ग्रो करेगा इनटू न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, तो स्पोर फॉर्मेशन एक बहुत मॉडर्न किस्म का, बहुत मॉडिफाइड किस्म की अडेप्टेशन है। ठीक, स्पोर्स आर एक्चुअली द स्पेशलाइज्ड सेल्स जो कि न्यू जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, सही। तो स्पोर फॉर्मेशन असल में क्या चीज़ है, द फॉर्मेशन और द जनरेशन और द प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स। ठीक है, अब ये जो मेथड है ये हम फंजाई में, कॉमनली फंजाई में देखते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम कभी कभी कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें बैक्टीरिया भी स्पोर फॉर्मेशन कर सकते हैं। नॉर्मली बैक्टीरिया बाइनरी फिशन और दूसरे मेथड को ही यूज़ करते हैं, लेकिन अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन है, इमरजेंसी कंडीशन है, अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, तो बैक्टीरिया उनमें सर्वाइव नहीं कर सकते, तो वो जस्ट स्पोर बना के उन स्पोर्स को इन्वायरमेंट में रिलीज़ करेंगे, और जब स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वो स्पोर्स अपनी प्रोटेक्टिव लेयर को ब्रेक करेंगे। ठीक है, और वो स्पोर्स न्यू बैक्टीरिया बनाएंगे। ठीक है, तो स्पोर फॉर्मेशन हम भी आज 2 तरह के ऑर्गेनिज्म में देखेंगे, फंजाई में एंड द बैक्टीरिया। ठीक है, फंजाई में राइजोपस एक फंगस है जो कि स्पोर फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अगर हम देखें तो राइजोपस का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक, यहाँ पे कुछ उसके रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, वो राइजोपस जो है वो सिसाइल इन नेचर है। वो किसी भी सबस्ट्रेट से, किसी भी होस्ट से, मिट्टी में, किसी प्लांट की बॉडी पे, किसी जैसे ब्रेड के ऊपर, ठीक है, फ्रूट्स के ऊपर, इस तरह से किसी भी सरफेस के ऊपर अटैच्ड रहता है हमेशा। ठीक है, अब जो राइजोपस की जो बॉडी है, नॉर्मल जो बॉडी सेल, जब राइजोपस की बॉडी फुली मेच्योर हो जाएगी, फुली ग्रो कर जाएगी, तो वो रिप्रोडक्शन के काबिल होगी। ठीक है, फिर वो क्या करेगी, स्पोर फॉर्मेशन स्टार्ट करेगी। ठीक है, अब स्पोर फॉर्मेशन कैसे स्टार्ट होती है, वो जो नॉर्मल राइजोपस के नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं, वो सेल्स आहिस्ता आहिस्ता अपने फंजाई में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन दोनों होती है। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं वो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में बॉडी सेल्स ऑफ द राइजोपस दे स्टार्ट फॉर्मिंग अ हार्ड थिक वॉल अराउंड देम। ठीक है, जैसी उनकी नॉर्मल वॉल है, सेल वॉल, उससे भी ज़्यादा थिक और हार्ड किस्म की सेल वॉल अपने अराउंड क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उस सेल वॉल को हम कहेंगे स्पोर सैक। ठीक है, स्पोर सैक मतलब स्पोर का पाउच। ठीक, स्पोर पैकेट, यानी ये एक सा पैकेट है जिसके अंदर स्पोर्स बनने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है, बॉडी सेल्स फॉर्म स्पोर सैक्स अराउंड देम। ठीक है,
और उस स्पोर सैक का नेम है स्पोरेंजिया। ठीक है, सही। सबसे पहले क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजिया। अब वो जो एक सेल है, सपोज ये एक सेल था और ये उसका न्यूक्लियस और ये उसकी स्पोरेंजियम है। सपोज ये स्पोरेंजियम डेवलप हो गई है इसके अंदर, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होगा, सपोज मैंने स्पोरेंजिया डेवलप कर ली है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, वो जिन सेल्स ने वो जो सेल है enclosed by the sporangium, that cell will starts dividing many times, यानी उसमें बहुत बार माइटोसिस होगी, ठीक है। फर्स्ट माइटोसिस, देन सेकेंड टाइम माइटोसिस, देन थर्ड टाइम। तो वो कुछ नंबर ऑफ डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो मैनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड, ठीक। क्या होगा, क्या स्टेज आ गई है, वो जो स्पोरेंजियम है वो तो एज इट इज़ है, लेकिन उसके जो अंदर सेल था वो अब सिंगल सेल नहीं रहा, वो बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स बन गए हैं, ठीक है। दोज स्मॉलर डॉटर सेल्स इनसाइड द स्पोरेंजियम आर कॉल्ड, एक्चुअली दे आर कॉल्ड द स्पोर्स, ठीक है। वो सेल्स असल में स्पोर्स हैं, ठीक है। स्पोरेंजियम एक पैकेट है जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स हैं, ठीक है। और हर एक स्पोर जो है लेटर ऑन, हर एक स्पोर एक न्यू राइजोपस बॉडी जनरेट करेगा, ठीक है, सही। लेकिन अभी भी एक लास्ट स्टेप रहता है, स्पोर्स generate their own protective coat, called cyst, ठीक है। स्पोर्स डेवलप देयर ओन cysts अराउंड देम, ठीक है। हार्ड किस्म की एक और कवरिंग हर स्पोर अपने ऊपर जनरेट कर लेगा, ठीक है। और उस कवरिंग को सिस्ट कहेंगे, ठीक। जो ओवरऑल एक पैकेट है उसको, स्पोर्स का एक पैकेट, इट इज कवर्ड बाय द स्पोरेंजियम एंड ईच स्पोर इटसेल्फ इज कवर्ड बाय इट्स ओन सिस्ट, ठीक है। ये अब क्या होगा, जब ठीक है, सपोज यहाँ पे बहुत सारे स्पोरेंजिया डेवलप हो चुके हैं, उनके अंदर स्पोर्स बन गए हैं, सिस्ट डेवलप हो गए हैं, ठीक है। अब जब स्पोरेंजिया फुली डेवलप हो गए हैं, राइपेंड हो चुके हैं, ठीक है, तो उनके स्प्रेड होने का टाइम आ गया, ठीक है। विद एयर, विद एनी अदर कॉन्टेक्ट, वो सारे जैसे कि प्लांट के पोलन्स डिस्पर्स होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही विद एयर ये राइजोपस के स्पोर्स भी डिस्पर्स होते हैं, ठीक है। स्पोरेंजिया ब्रेक होगा, ठीक है, लास्ट में स्पोरेंजिया ब्रेक होगा और वो सारे स्पोर्स विद एयर, विद टचिंग या किसी भी और मीडियम के साथ, वाटर के साथ स्पेशली, वो सारे स्पोर्स स्प्रेड हो जाएंगे एनवायरनमेंट में, ठीक है। वो वाटर के साथ कहीं और ट्रैवल कर जाएंगे, वो एयर में रहेंगे, ठीक है। एयर उनको कैरी कर सकती है, दे आर वेरी लाइट इन वेट। तो क्या होगा, जब वो इधर उधर स्प्रेड हो गए तो वो बहुत अरसे तक, बेशक हाई टेम्परेचर है, बेशक बहुत ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल्स हैं एनवायरनमेंट में, ठीक, बेशक वाटर शॉर्टेज है, ठीक, जो लाइफ को सपोर्ट नहीं कर सकती, इस तरह की कंडीशन है, तो वो स्पोर्स तब तक वहाँ पे एज इट इज़ सिस्ट के अंदर क्लोज ही रहेंगे जब तक के फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस नहीं आ जाती, ठीक है। सपोज आफ्टर 6 मंथ्स एक स्पोर जो है वो एक एरिया में 6 मंथ्स के लिए रहा, आफ्टर 6 मंथ्स टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, ठीक है, उसको वाटर अवेलेबल हो गया, ठीक, तो क्या होगा, सिस्ट ब्रेक होगा और उस स्पोर में से न्यू राइजोपस ग्रो कर जाएगा, ठीक है।
अब अगर हम देखें बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया में स्पोर फॉर्मेशन जस्ट अंडर अनफेवरेबल और अंडर इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं। जब एनवायरनमेंट इज़ नॉट फेवरेबल फॉर द बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया क्या करता है, अपने आप को बचाने के लिए बैक्टीरिया विल डेवलप अ स्पोर इनसाइड इट्स सेल। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया अपने सेल के अंदर ही एक स्पोर जनरेट करेगा, जस्ट वन स्पोर, ठीक है, जो कि इसी तरह हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग से कवर हुआ होगा, ठीक है। एंड देन बैक्टीरियम विल रिलीज दैट स्पोर, ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट इज नॉट फेवरेबल फॉर दैट बैक्टीरियम, ठीक है। वो बैक्टीरिया तो उसकी तो डेथ हो जाएगी, लेकिन वो क्या करेगा, अपना स्पोर वहीं कहीं इन्वायरमेंट में छोड़ जाएगा, ठीक है। जब लेटर ऑन टेम्परेचर नॉर्मल हुआ, वाटर अवेलेबल हुआ, ठीक है, तो फिर वो जो स्पोर है वो फिर से बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। ठीक, ये हो गया, स्पोर रिलीज हुआ, ठीक। लेकिन ये सेट रहे, ये किसी भी, इसको बिल्कुल आप ऐसे समझो, क्योंकि ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है इट इज़ डेड, इट इज़ हार्ड, तो इसको इन्वायरमेंट से कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर को बियर कर सकता है, डेंजरस केमिकल्स को बियर कर सकता है, जिनको नॉर्मली सेल वॉल या नॉर्मल सेल्स नहीं बियर कर सकते, ठीक है। एक चीज़ और है यहाँ पे, क्योंकि बैक्टीरिया में स्पोर जो है वो एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर डेवलप हो रहा है, लेकिन फंजाई में किस तरह से स्पोर्स डेवलप हुए थे, वो जो एक सेल था उस सेल के अराउंड जो इसका बॉडी सेल था, तो उस सेल के अंदर कोई स्पोर डेवलप नहीं हुआ था, उस सेल के अराउंड सबसे पहले प्रोटेक्टिव कवरिंग स्टार्ट हुई थी बनना, ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया में, क्योंकि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, तो उसमें सेल के अंदर अलग से एक स्पोर जनरेट हुआ है, तो बैक्टीरिया के स्पोर्स को हम एंडोस्पोर्स कहते हैं। एंडो मीन्स इनसाइड, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, पार्थिनोजेनेसिस। यूजुअली पार्थिनोजेनेसिस प्लांट्स में दिखी जाती है, लेकिन इंसेक्ट्स में और फिशेस और फ्रॉग्स में भी होती है, ठीक है। लेकिन मेजरली पार्थिनोजेनेसिस प्लांट्स में दिखी जा सकती है, ठीक। पार्थिनोजेनेसिस इज एक्चुअली द प्रोडक्शन ऑफ new generation, next generation, or the new offspring by an unfertilized egg. ठीक है, इसका क्या मतलब है, हम तो कह रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पे एग कहाँ से आ गया, एग सेल कहाँ से आ गया। अब इसको आप ऐसे ही समझो कि कुछ फ्लावर्स, पहले हम फ्लावर्स एग्जांपल लेते हैं, कि कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं, प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जैसे अगर पोलिनेशन पॉसिबल है, तो जो मेल जो पोलन ग्रेन्स जो हैं, ठीक है, वो किसी फ्लावर को, फीमेल फ्लावर को रीच करेंगे, और फिर वहाँ पोलिनेशन होगी, और फिर नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होगी सेक्सुअली। लेकिन अगर कुछ कंडीशंस में ऐसा हो सकता है कि वो जो एग सेल है, पोलन ग्रेन वहाँ तक नहीं पहुँच सका, पोलिनेशन नहीं हो सकी, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती, लेकिन एग सेल्स, कुछ स्पीशीज में एग सेल इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द होल इंडिविजुअल, ठीक है, विदाउट द मेल पेरेंट, ठीक है। तो एग सेल अकेला ही फर्टिलाइजेशन होती तो भी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होती, बट सेक्सुअली। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन एग सेल कैन इटसेल्फ डेवलप द न्यू जनरेशन, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट पोलिनेशन, एग सेल ही नेक्स्ट इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर रहा है, इसको हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन बाय एन अनफर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, जो अदरवाइज फर्टिलाइज हो भी सकता था, ठीक है। यहाँ पे ये कंडीशन आपने याद रखनी है। ऐसा एग सेल जो अदरवाइज नॉर्मली फर्टिलाइज होता था, और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में न्यू इंडिविजुअल डेवलप होता था, ठीक है। लेकिन अगर इन केस टाइम गुजरता गया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो वो
एग सेल इटसेल्फ ही नेक्स्ट इंडिविजुअल में ग्रो कर गया, ठीक है। अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो हैं हनी बी, ठीक है, फ्रॉग, फिशेस, ठीक। हनी बी की एग्जांपल अलग से भी पूछी जाती है, वैसे तो पार्थेनोजेनेसिस की डेफिनेशन पूछी जाती है, लेकिन हनी बी की एग्जांपल का अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। हनी बी में क्या होता है कि जो क्वीन है वो सिर्फ एग्स ले करती है, ठीक है। हर जो एक बी वैक्स होता है, हनी कॉम्ब होता है, उसमें एक ही क्वीन होती है और वो ही क्वीन सिर्फ एग्स ले करेगी, ठीक है। उसका काम सिर्फ एग्स ले करना है, तो वो उस कॉम्ब के अंदर एग्स ले करेगी, बहुत सारे एग्स, ठीक है, अनकाउंटेबल एग्स। फिर उस कॉम्ब में जितने भी मेल हनी बीज हैं, वो मेल हनी बीज कुछ एग्स को फर्टिलाइज कर देंगे, ठीक है। वो तो हो गई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो एक तरफ, ठीक है। लेकिन जो क्वीन बी के जो एग्स अनफर्टिलाइज्ड रह गए थे वो वेस्ट नहीं होते, वो एग्स भी होल इंडिविजुअल में एज इट इज़ ही जनरेट कर जाते, डेवलप कर जाते हैं, ठीक है। तो अनफर्टिलाइज्ड एग्स ऑफ द हनी बी develop into new honey bees, develop into new individual by parthenogenesis, ठीक है, सही। नेक्स्ट टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेम से क्या इंडिकेट हो रहा है? अच्छा, ये जो टाइप है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये प्लांट्स की रिप्रोडक्शन की एक टाइप है, ठीक है। प्लांट्स पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के से भी नॉर्मली रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें प्लांट्स की इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ और उन स्पीशीज़ के भी इतने ज़्यादा मेंबर्स दिखाई देते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एरिया भी है तो वहाँ पे भी कोई अकेला प्लांट नहीं होता, उसके साथ उस जैसे बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं जिनके हमने सीड्स भी सो नहीं किए थे, ठीक है। खुद ब खुद प्लांट्स की पॉपुलेशन इंक्रीज होती रहती है, ठीक। तो इसमें जस्ट पोलिनेशन का हाथ नहीं है, इसमें बहुत बड़ा हाथ है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज द टाइप ऑफ asexual reproduction in which the new individual is produced from the vegetative part of the plant body। अब जो बेसिकली एक प्लांट बॉडी में, जैसे अगर हम एनिमल बॉडी को देखें तो जनरली सोमैटिक सेल्स जो कि पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, और फिर जर्म लाइन सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि जस्ट गेमीट प्रोडक्शन के लिए होते हैं, ठीक है। तो प्लांट बॉडी भी जनरली दो तरह के ऑर्गन्स में डिवाइड है। द पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी विच इज़ इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, उसे हम कहते हैं द रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें फ्लावर्स आते हैं ओनली, ठीक है। ठीक है, विच इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, वो भी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, यहाँ पे मेंशन करना है। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी आर दोज विच इन्वॉल्व द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसमें आते कौन से हैं? एंड्रेशन, गायनेशन, ठीक है, ये आप अभी इस चैप्टर में आगे जाकर पढ़ोगे, ठीक है, बस अभी इतना याद रखो। फ्लोरल पार्ट्स भी आप कर सकते हो, जनरली यहाँ पे लिख सकते हो फ्लोरल पार्ट्स यानी फ्लावर के पार्ट्स, ठीक है। उसके अलावा जो रिप्रोडक्शन के अलावा की जो बॉडी है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट के अलावा लीव्स, स्टेम, रूट, ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर्स किस में आएंगे? नॉन रिप्रोडक्टिव भी इन्हें कहते हैं, और इनको वेजिटेटिव पार्ट्स भी कहते हैं, ठीक है। अब ये तो क्लियर हो गया है कि द पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन, उनको हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेंशन है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और हमने मेंशन भी किया है कि इट इज़ द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। इसके अलावा लीव से कोई नया प्लांट ग्रो कर जाए तो वो क्या हुआ? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। स्टेम से कोई नया प्लांट ग्रो कर जाए उसे कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन,
ठीक है, रूट का कोई पार्ट था, उससे कोई नया प्लांट ग्रो कर गया, ठीक है, पेरेंट की रूट थी और उस रूट में से एक नया प्लांट ग्रो कर गया। जैसे ये ग्रासेस ऐसे ही ग्रो करते हैं। ग्रासेस को अगर हम इस तरह से एक जो स्ट्रैंड है उसको तोड़ना चाहते हैं तो वो उनकी रूट्स एक दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्टेड होती है, कभी अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, ठीक है, सही। तो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ पेरेंट प्लांट बॉडी, ठीक है, इसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, सही। तो अब ये डिपेंड करता है डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट टाइप की स्टेम्स, रूट्स, लीव्स और ये सब होते हैं जिनसे न्यू प्लांट्स, उन्हीं जैसा न्यू प्लांट डेवलप कर जाता है, ठीक है, न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन डिफरेंट स्पीशीज़ में डिफरेंट टाइप की हो सकती है, ठीक। इसकी बेसिकली 6 टाइप्स आपने अभी देखनी है। द फर्स्ट इज बल्ब। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें स्पेशल किस्म की स्टेम्स होती हैं, ठीक है। स्टेम कौन सा पार्ट होता है? अंडरग्राउंड पार्ट जो वाटर एब्जॉर्ब करता है, दैट इज द रूट, ठीक है। उसके बाद आती है स्टेम, द ट्रंक, ठीक है, और उसके बाद आते हैं यहाँ पे लीव्स, फ्लावर्स और वो सब, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन मोस्टली स्टेम की वजह से होती है, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें उनकी स्टेम कुछ स्पेशल टाइप की होती है, ठीक है। नॉर्मल इस तरह से स्टेम नहीं होती जैसे नॉर्मल प्लांट्स की हमें देखने को मिलती है। कुछ प्लांट्स की स्टेम स्पेशलाइज्ड किस्म की होती है, ठीक है। अगर तो वो स्टेम एक डिस्क लाइक स्टेम है, ठीक है, स्मॉल फ्लैट थिन डिस्क लाइक स्टेम है और अंडरग्राउंड स्टेम है, दैट स्टेम इज कॉल्ड द बल्ब, ठीक है। क्या मेंशन करो? स्मॉल थिन फ्लैट अंडरग्राउंड स्टेम इज कॉल्ड द बल्ब, ठीक है। अब वो जो बल्ब होगा, सो बिल्कुल ये प्लांट किसमें होता है, सॉरी अनियन में, ठीक है। अब एक बल्ब में क्या होता है, स्टेम के साथ हमें पता है कि बेसिकली स्टेम के अपर पार्ट में तो लीव्स ग्रो करते हैं और लोअर पार्ट में रूट्स, ठीक है। तो स्टेम का जो लोअर एंड है, ये मैंने बल्ब ड्रॉ किया। बल्ब क्या है? वो एक स्टेम है, फ्लैट टाइप की स्टेम है, ठीक है, ठीक। तो इसके लोअर साइड पे एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप होती हैं। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो भी न्यू प्लांट डेवलप होगा, रूट्स तो उसकी होनी चाहिए ना, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसमें क्योंकि वो सीड से ग्रो नहीं किया, वो उसमें पहले से कोई रूट नहीं थी, तो स्टेम से रूट्स ग्रो की हैं, न्यू रूट्स ग्रो की हैं। तो वो जो रूट्स हैं, क्योंकि वो स्टेम से ग्रो की हैं, वो किसी रूट टिश्यू से ग्रो नहीं की। वो जो नॉर्मली होता है कि एक रूट टिश्यू आता है, फिर एक शूट टिश्यू होता है, शूट टिश्यू से शूट वाले पार्ट्स डेवलप होते हैं, रूट टिश्यू से रूट्स डेवलप होती हैं, ठीक है। वो वाला प्रोसेस यहाँ नहीं हुआ। क्या हुआ है, जस्ट स्टेम टिश्यू था हमारे पास, बल्ब थी हमारे पास, ठीक है, बल्ब फॉर्म में स्टेम थी, उस स्टेम टिश्यू से कुछ रूट्स डेवलप हो गई हैं, ठीक है, रूट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो गया। तो इस तरह की रूट जो कि अदर देन रूट टिश्यू से डेवलप हो, जैसे लीव से डेवलप हो जाए, जैसे स्टेम से डेवलप हो जाए, उस तरह की रूट को हम कहते हैं, वो नॉर्मल रूट नहीं होती, उसको हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो ऑन द लोअर साइड ऑफ द बल्ब, ये बल्ब है, तो ऑन द लोअर साइड ऑफ द बल्ब क्या होती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो कर जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जस्ट इतना सा पार्ट था, अगर हम इतना सा वो जो हमारे ऑनियन की बेस पे जो मट्टी वाला पार्ट, ड्राई किस्म का पार्ट होता है ना, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कट करके फेंक देते हैं, तो वो असल में स्टेम होती है, ठीक है, वो बल्ब होता है। वो अगर मिट्टी में चला जाएगा या फिर उसको वाटर अवेलेबल होगा तो वो न्यू ऑनियन ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो अगर ये वो बल्ब था, तो उसकी लोअर साइड पे जब उसको कंडीशन ऐसी मिलेगी तो उसकी लोअर साइड पे एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो करेंगी, ठीक है, और अपर साइड पे इस तरह से थिक फ्लैशी किस्म के
यानी वाटर फिल्ड, फ्लूइड फिल्ड लीव्स जनरेट होंगे, ठीक है, जैसे कि ऑनियन में होते हैं। सही। तो बल्ब्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? आर डिस्क लाइक फ्लैट अंडरग्राउंड स्टेम which has the adventitious roots on its lower side, ठीक है, and grows the thick fleshy leaves, ठीक है। ये जो हम ऑनियन का जो पार्ट हम खाते हैं ना, वो असल में ऑनियन के लीव्स हैं, ठीक है, और जिसको हम कट करके फेंक देते हैं जहाँ पे रूट्स होती हैं, वो असल में वो जो पार्ट है ना डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, वो असल में उसकी स्टेम है, बल्ब, ठीक है। सही। तो बल्ब को जब आप डिफाइन करोगे तो आप सिर्फ इतना नहीं बता सकते दैट इट इज़ अ डिस्क लाइक फ्लैट स्मॉल अंडरग्राउंड स्टेम। आप इसके साथ बताओगे कि इट grows on its lower side the adventitious roots and on its upper side the thick fleshy leaves, ठीक है। fleshy leaves means water filled fluid filled leaves, dry leaves नहीं है, ठीक है, मोटे मोटे leaves हैं, ठीक। सही। ये हो गया कंप्लीट। तो वो सारे प्लांट्स जिनमें बल्ब्स हैं, ठीक है, ऐसी रूट ऐसी स्टेम्स हैं, तो जब उनकी ये वाली स्टेम हम कट करके कहीं भी थ्रो कर देते हैं वाटर में या फिर सॉइल में, उनको कंडीशन मिलती है, वाटर मिलता है, सॉइल मिलती है, तो वो न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो एक स्टेम से न्यू प्लांट ग्रो हुआ है दैट इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। ये नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरली ये होता है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट सेकेंड अगर हम देखें, सेकेंड स्ट्रक्चर इज द कॉम, ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि अरवी, ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम इस तरह से डिस्क लाइक और ड्राई नहीं होती, उनकी स्टेम असल में बहुत सारा फूड स्टोर करती है, ठीक है, जैसे कि पोटैटो है, जैसे कि जिंजर है, ठीक है, उनकी स्टेम के अंदर ही बहुत सारा फूड स्टोर होता है। अभी हमने क्या देखा था, बल्ब्स में फूड कहाँ स्टोर था? स्टेम में नहीं था, बल्ब्स में लीव्स के अंदर फूड स्टोर था, फूड सारा न्यूट्रिएंट्स सारे लीव्स के अंदर स्टोर थे, ठीक है। बल्ब्स को इस तरह से अपने याद रखना है। और कॉम्स भी दे आर एक्चुअली द स्वॉलन फूड फील्ड अंडरग्राउंड स्टेम्स, याद रखिएगा ये भी स्टेम्स हैं, रूट्स नहीं है ये, ठीक है, ये भी स्टेम्स हैं। कॉम्स आर एक्चुअली द स्टेम्स जिनके अंदर फूड फिल हुआ होता है, ठीक है, अंडरग्राउंड होती हैं ये भी, ठीक। और इनके भी इनके ऊपर एक चीज़ आपने याद रखनी है, विच ग्रो वर्टिकली, ठीक है। वर्टिकली का क्या मतलब है? अगर ये कोई कॉर्न है ना, तो इसमें इस तरह सर्कल्स की फॉर्म में छोटे छोटे नॉन ग्रीन, ठीक है, छोटे छोटे लीव्स होते हैं, वो टिपिकल, क्योंकि ये टिपिकल स्टेम नहीं है तो इसके लीव्स भी टिपिकल नहीं है, ठीक है। वो जो हम इस तरह का लीव ड्रॉ करते हैं वैसे लीव्स नहीं, उसके अलावा भी प्लांट्स के बहुत सारे टाइप के लीव्स होते हैं। तो जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं उनमें स्केली लीव्स होते हैं, ठीक है। स्केली कैसे? जैसे ऑनियन का वो जो हमें उसका छिलका मिलता है ना, ठीक है, वो असल में ड्राई हुआ स्केली लीव है, ठीक। तो बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल छिलके जैसे, पील्स के जैसे, लेयर्स के जैसे, कवरिंग के जैसे लीव्स होते हैं, ठीक है। तो कॉम्स में भी इसी तरह सर्कल्स की फॉर्म में, जैसे यहाँ से इस तरह करके लीव्स ग्रो किए हों, ठीक है, फिर इस लेयर में यहाँ ऐसे करके लीव्स ग्रो किए हों। वो ग्रीन इन नेचर नहीं, ग्रीन इन कलर नहीं होते, उनमें कोई क्लोरोफिल नहीं होती, वो लीव्स जैसे नहीं होते, मगर क्योंकि वो स्टेम से प्रोड्यूस हुए हैं, बेसिकली उनका टिश्यू लीव वाला टिश्यू था, ठीक है, तो वो लीव्स हैं, ठीक है। जेनेटिकली देयर आर लीव्स, लेकिन फंक्शनली हम उन्हें देखें तो वो लीव्स वाला कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होते, ठीक है। और हमने क्या कहा, कॉम स्वॉलन स्टेम है, ठीक है, हमने बना दी, उसके अंदर फूड स्टोर हुआ होता है, ठीक, वो भी हो गया, अंडरग्राउंड है, ठीक है। उसके बाद विच ग्रो वर्टिकली, इसकी जो ग्रोथ होती है ना, जब ये ग्रो करेगी तो ये अपने साइज में इस तरह करके इंक्रीज करेगी, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। इसकी ग्रोथ इस डायरेक्शन में होगी, इसकी जो टिप है ना, इस टिप में न्यू एडिशंस होंगी, ठीक है, इस तरह से इसकी टिप ग्रो करेगी, तो इसकी जो ग्रोथ है इट इज़ वर्टिकल, ठीक। कॉम्स ग्रो वर्टिकली, ये आपने याद रखना है, ठीक है।
अब ये जो मैंने यहाँ पे बहुत सारे सर्कल्स ड्रॉ किए थे, ये जो लाइंस थी, ये असल में वो एरिया है जहाँ पर क्लियर कट इस तरह से लाइंस की फॉर्म में हमें एरियाज नज़र आते हैं कॉम्स के ऊपर, जिसमें मेरिस्टेमेटिक नेचर का या डिवाइडिंग नेचर का, ग्रोथ वाली नेचर का टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिससे न्यू बर्ड्स और स्केल्स डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, सही, ठीक। इस एरिया को हम नोड्स कहते हैं, इन एरियाज को नोड्स कहते हैं। नोड्स मतलब जहाँ पर जिस जगह से न्यू स्ट्रक्चर ग्रो करे, ठीक है, वो डिप्रेशन, वो एरिया जहाँ पे कुछ ऐसा टिश्यू हो जिससे न्यू स्ट्रक्चर्स ग्रो कर सकें, ठीक है, ये नोड्स हो गए, ठीक। और इन नोड्स में से जब न्यू, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से न्यू कॉम डेवलप हुआ, ठीक है, तो वो जो न्यू कॉम था वो तो अब नया स्टेम है, वो भी अगर इससे सेपरेट किया जाए तो वो तो कहीं और जाके और ग्रो कर सकता है, वो भी बिल्कुल ऐसी ही कॉम टाइप स्ट्रक्चर बना सकता है, ठीक है। तो नोड्स में से न्यू स्ट्रक्चर्स, न्यू बर्ड्स डेवलप करते हैं, ठीक है, बिल्कुल जैसे हमने हाइड्रा में दिखा था बडिंग होना, ठीक है, बट क्या था, जस्ट एन आउट ग्रोथ, जस्ट अ स्मॉल आउट ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पे भी जस्ट अ स्मॉल आउट ग्रोथ होगी नोड वाले एरिया से, ठीक है, बिटवीन द नोड्स नहीं, जस्ट नोड वाले एरिया से ये ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। फिर वो बड ग्रो करेगा, ग्रो इन साइज होगा, फिर उसके बाद वो इस पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाएगा और फिर वो भी कहीं और जाके इसी तरह ग्रो करेगा, ठीक है, फिर साइज में इंक्रीज होगा, ठीक, सही। क्या हुआ, एक स्टेम से न्यू प्लांट डेवलप हुआ, और वो स्टेम किस नेचर की थी, वो दैट वाज द कॉर्म, ठीक है, कॉर्म टाइप स्ट्रक्चर था उसका, ठीक, सही। थर्ड टाइप है कुछ और, बिल्कुल कॉर्म से मिलती जुलती ही एक टाइप ऑफ स्टेम होती है, मॉडिफिकेशन होती है स्टेम की, जिसको हम कहते हैं द राइजोम, ठीक है। अब राइजोम किस तरह का स्ट्रक्चर है, बिल्कुल कॉर्म लाइक स्ट्रक्चर है, बस इसमें एक डिफरेंस है, दैट राइजोम ग्रोज हॉरिजॉन्टली, ठीक है, इट इज ऑल्सो swollen, food filled stem, also underground in nature, also contains nodes and buds and scaly leaves, ठीक है, ये सब इसमें होता है, but it grows in which direction, in horizontal plane, ठीक है, सही। ठीक, और इसकी एग्जांपल है जिंजर, इस तरह से अगर ये एक पार्ट था, ये एक राइजोम थी, ठीक है, स्वॉलन स्टेम थी, ठीक, तो क्या होगा, इसके अपर पार्ट, इसके यहाँ पे जैसे ये नोड है, ये एक नोड है, ये एक सेकंड नोड है, ये थर्ड नोड है, ठीक, ये फोर्थ नोड है, ठीक है, तो क्या हुआ, जो इसका ये ग्रो करेगी इस डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब यहाँ इसका न्यू बड बनेगा, यहाँ न्यू बड बनेगा, ऐसे करके ये ग्रो करती जाएगी, अपने साइज में इंक्रीज करती जाएगी, कुछ देर के बाद हमें मीन्स कुछ टाइम के बाद हमें ऐसे दिखाई देगी, ठीक है, ऐसे करके इसके बर्ड्स ग्रो करेंगे। इसके बर्ड्स इस तरह वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रो नहीं करते, ठीक है, इसकी ग्रोथ होती है वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। और जो इसके टूवर्ड्स द ग्राउंड जो फेस कर रहा है ना, जो एरिया, ठीक है, उस तरफ जितने भी नोड्स होंगे वहाँ से एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप होंगी, ठीक, और जो इसके अपर वाले बर्ड्स होंगे उनसे लीव्स और प्लांट बॉडी, जो नॉर्मल प्लांट बॉडी होती है, जो आउटसाइड द सॉइल होती है, वो डेवलप करेगी, ठीक है, और ये सॉइल के अंदर होगा, ठीक। क्या हो रहा है, हमने क्या लिया था, इतना छोटा सा स्टेम का पीस लिया था, उससे क्या हुआ, एडवेंटिशियस रूट्स भी डेवलप हुई हैं और फिर वो स्टेम भी ग्रो कर रही है, फिर न्यू प्लांट डेवलप हो गया। अब ये जो इसमें छोटा सा बड बना है ना, अगर मैं इस बड को भी सेपरेट कर लूँ तो इसके अंदर जहाँ पे नोड वाला एरिया होगा वो बिल्कुल ऐसा ही बिहेव करेगा, वो भी एक न्यू प्लांट डेवलप कर देगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन कैसे, वेजिटेटिव पार्ट से, स्टेम से, स्टेम इज नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, वो वेजिटेटिव पार्ट है, एक वेजिटेटिव पार्ट से क्या हो रहा है, न्यू प्लांट ग्रो कर रहा है, ठीक। ठीक है,
आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपने अच्छी तरह से करना है, ठीक है। एग्जाम्पल एंड डेफिनेशन, ठीक, विद डायग्राम।